ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, और इंडियन ज्योग्राफी में भी यदि बात करें तो ध्यान देना, हमारे पास बात चल रही थी पाकिस्तान की सीमा को लेकर। ठीक है, देखना इससे पहले बांग्लादेश और चीन के बारे में हमने अपने भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ी है ना। अब पाकिस्तान की सीमा को लेकर हम बात कर रहे हैं। दोबारा ध्यान देना एक बार, पाकिस्तान की सीमा के बारे में रूपरेखा, मतलब इसका क्या नाम है और कब इसका निर्धारण किया गया है, ये सभी बातें हमने कर ली थी। वहां कौन आएगा जी आपके पास में, इधर तो इसके बारे में कितने किलोमीटर की सीमा है, कितने राज्यों के साथ में लगी हुई है, कब इसका निर्धारण किया था, किस व्यक्ति ने निर्धारण किया था, ये पूरी बातें मैंने आपको बताई है। अब एक बार सुनना इसको, नए पुराने स्टूडेंट है वो दोबारा वापस एक बार में पाकिस्तान की सीमा को रिपीट करके जल्दी से बता रहा हूं। ध्यान देना, पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना गया है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। इस सीमा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर, जिस पर वर्तमान में भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर और लद्दाख का भाग 1216 किलोमीटर सीमा बनाएगा, राजस्थान 1070 किलोमीटर, पंजाब 514 किलोमीटर और गुजरात 510 किलोमीटर। 31 अक्टूबर 2019 को यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहां से धारा 370 हटाने के बाद में उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अब वर्तमान में पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछ ले तो अपना राजस्थान, और सबसे कम पूछ ले तो आपको गुजरात है, याद रखना है। दोबारा देखना, पाकिस्तान की जो सीमा रही है इसको अध्यारोपित सीमा के नाम से जाना जाता है। अध्यारोपित सीमा 2 समान संस्कृति वाले लोगों के सीमा को निर्धारण करने वाला भाग होता है, उसी को अध्यारोपित कहते। यहां तक की बात इससे पहले वाली क्लास में मैप बनाकर भारत का वो कंप्लीट बात मैंने बता दी। मैप में लिखवा दिया LAC और LOC, बताया था ऐसा करके कुछ। अब देखो पाकिस्तान की सीमा के ऊपर अपने भारतीय लोगों के साथ में या भारत सरकार के साथ में क्या विवाद रहे, उन सभी विवादों को लेकर हम बात करेंगे। दोबारा बता रहा हूं आपको, वर्तमान में एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के विवादों को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब पाकिस्तान के साथ में भारत के साथ या कौन कौन से विवाद रहे, उन सभी प्रकार के विवादों को लेकर बात करेंगे। तो देखना, पाकिस्तान की सीमा के बारे में तो हमने लिखा है कि ये कहां से कहां तक कितने किलोमीटर में कितने राज्यों के साथ में लगी हुई है, ये टोटल बात अपने हो गई है। अब पाकिस्तान के साथ में भारत का क्या विवाद रहा है, कौन कौन से विवाद रहे, इन विवादों को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने लेवल की एग्जाम में। पहली बात साथ साथ में आपको लिखनी नहीं है, और दूसरी बात आपको क्या याद रखना उसका भी थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो साथ साथ में नहीं लिखना, जो भी बात मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको लिखना नहीं है, सबसे पहले आपको समझना, और इसके बाद में लिखवाने वाली बात होगी वो आप आराम से लिख लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखना पाकिस्तान, अपना जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित पॉइंट। विवादित बिंदु कौन कौन से, दोबारा ध्यान दे लेना, साथ साथ में नहीं लिखना है, समझ में तभी आएगा आपको। आप साथ साथ में, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से पहले लिखने की कोशिश करते, तो देखना फिर आपका ध्यान वहीं रहेगा लिखने में, समझ नहीं पाओगे कोई भी बात। कौन कौन से विवादित बिंदु है उनको लेकर मैं बात बताऊं। सबसे पहला विवादित बिंदु रहा है अपने पास में, क्या है, तुझे पहले नींद आ रही थी कि राय? सबसे पहला जो विवादित पॉइंट था अपने पास में वो देखो अलग अलग पॉइंट रहे, जैसे बात करें तो सरकरिक विवाद रहा है अपने पास में, सिंधु नदी का विवाद भी पाकिस्तान के साथ में रहा है अपने पास में, सियाचिन का विवाद भी पाकिस्तान के साथ में रहा है अपने पास में। बात करें
भाई पहले पहले कहां थे आप लोग, पता नहीं था कि यहाँ क्लास लग रही है। जाओ जल्दी करो। देखो जितने भी बैग पड़े वो सब दे दो। अपने पास में एलओसी का विवाद भी पाकिस्तान के साथ में रहा है। तो सबसे पहले बता देता हूं एलओसी क्या विवाद है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रखना, नियंत्रक रेखा के नाम से जानते। तो सबसे पहला विवाद पाकिस्तान के साथ में क्या रहा है वो देखना, एलओसी विवाद। इसको एक नंबर पर आप समझना कि ये क्या विवाद है और ये विवाद दोनों देशों के मध्य क्यों है। आप ये बात देखना कि ये वास्तव में पाकिस्तान की गलती है या अपने भारत की गलती है इस विवाद को लेकर, ये बात आप समझना। देखना ये जो भाग है मैं केवल और केवल एलओसी वाला ही भाग बना देता हूं, पूरा भारत बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस इसको आप एक बार समझ लेना अच्छी तरह से, क्या विवाद है और ये विवाद क्यों हुआ, इसको समझना। देखो 1947 में जब अपने पास में भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बने थे, उस समय भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो ऐसा था जैसा मैंने बनाया ना, इस प्रकार का था। अब क्या हुआ, जैसे ही अपने पास में भारत नाम का एक देश बना तो ये जम्मू कश्मीर भारत में आ गया और पाकिस्तान की सीमा यहां तक बन गई, ये पाकिस्तान आ गया। इस पाकिस्तान ने क्या किया, यहां से मौका देखा अलग देश बनते ही और बस इतनी दूर पर अधिकार कर लिया, ये अधिकार कर लिया। और पाकिस्तान ने क्या कहा, ये तो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है। अरे भाई तुम्हारा कश्मीर आया कहां से, पहले तो भारत में था, भाई भारत में तो था। तो ऐसा करके इतनी दूर में पाकिस्तान ने अधिकार किया। और अब देखो पहले तो सीमा अपनी यहां हुआ करती थी, ये सीमा हुआ करती थी, इसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते थे इतनी दूर की सीमा को। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं भाई आपकी तो सीमा यहां तक की है, बस इतनी है, यही। वो कह रहा है पाकिस्तान, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है वो कह रहा है कि ये तो एलओसी है, एलओसी के उधर तो पाकिस्तान है इधर भारत है। बताओ गलत है या सही है, गलत है। तो अब इसको कब छुड़वाने जा रहे हो आप, कब जा रहे हो छुड़वाने के लिए, गलत है तो छुड़वाने का नाम लेते तो कोई बोलता है नहीं। समझना पूरी बात का ध्यान देना एक बार यहां पर है। देखो इसको बना दिया पाक अधिकृत कश्मीर, कश्मीर बना दिया और ये है अपना कश्मीर, अपने पास में है ना, तो ये है कश्मीर, आज ये है। पहले अपना पूरा कश्मीर यहां तक हुआ करता था, इधर अब लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश आ गया, ठीक है। आप देखो इन दोनों के बीच की जो ये सीमा है ना, ये दोनों के बीच की सीमा को क्या नाम दिया, एलओसी। तो एक नंबर विवाद एलओसी का रहा या फिर पाक अधिकृत कश्मीर का रहा। हुआ क्या था इसको समझना एक बार। अब जैसे ही पाकिस्तान ने इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर वहां ऊपर यहां अपना अधिकार किया तो फिर हुआ क्या देखना, उस समय भारत को जरूरत मतलब युद्ध करने की नहीं थी, भारत को यह भाग दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। पहले भारत को अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि नया देश बना है तो उसकी जड़ मजबूत तो करनी जरूरी है भाई। आप नया देश आज बनाया और आज ही युद्ध करने लगे तो मतलब आपके पास में बारूद है, सैनिक है, इनकी कमी हो जाएगी, मतलब है आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे एक प्रकार से। तो भारत को यह लगा कि कुछ समय तक इसके पास रहने दो, देख लेंगे फिर कभी मौका देकर, मतलब एक बार रहने दो और हमें अपने आंतरिक भाग की जड़ें मजबूत करनी जरूरी है। इसलिए भारत वालों ने क्या किया, ये जो भाग पहले दोनों की लड़ाई थी दोनों के बीच में, मतलब कई दिनों तक वो पाकिस्तान तो कह रहा है हमारा है, वो भारत कह रहा है हमारा, ऐसे करके विवाद चल रहा था। हुआ क्या था, 1972 में एक शिमला नाम का समझौता हुआ था।
1972 में शिमला समझौता के तहत हमने क्या किया, इस एलओसी का निर्धारण किया। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल नाम की जो सीमा है उसका निर्धारण कब किया गया, तो 1972 याद रख लेना पहली बात। तो ये एलओसी किन किन के मध्य है, तो कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के बीच में कौन सी लाइन रहेगी, एलओसी। अच्छा, थोड़ा सा भाग इधर अपने पास में लद्दाख का भी लगता है, एलओसी में लद्दाख का भाग भी लगता है। तो यहां इसके बारे में देखना आपको, आजादी के समय पाक वर्तमान का वर्तमान का पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा, किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा। अब क्या हुआ, विवाद समाप्त करने के लिए, ये जो विवाद रहा दोनों देशों में, इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्नीस सौ बहत्तर के शिमला समझौते के तहत कश्मीर व पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य एलओसी यानी नियंत्रक रेखा का निर्धारण किया गया। तो इसका एलओसी का निर्धारण कब हुआ, तो कब बताओगे आप, 1972 को किस समझौते के तहत हुआ था, शिमला समझौता। देखना, अच्छा ये निर्धारण इस समय हुआ, मैं तो ये कह रहा हूं कि आजादी के समय अपने पास में था, तो ये आजादी के समय लिया गया था। मतलब एक बार इसको दोबारा समझना, एक बार देखना, लिखो मत साथ में। मतलब ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये किस समय का विवाद था, आजादी के समय, मतलब किस सन की बात है, 1947। तो विवाद तो इस 72 से पहले 47 से लेकर चलता हुआ आया। तो उस समय यहां पर दोनों का निर्धारण करने वाली रेखा थी, उसको क्या कहते थे, एलओसी तो 1972 में बनी है। रेड क्लिफ रेखा तो इस जगह पर है, ये रही इस जगह पर, ध्यान देना। 1972 से पहले पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के बीच में युद्ध विराम रेखा हुआ करती थी, क्या कहते थे उसको, युद्ध विराम। उसी युद्ध विराम को क्या नाम दिया है, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक रेखा आप कह सकते हो। तो देखना, 1972 से पहले पाक अधिकृत कश्मीर व कश्मीर के मध्य मतलब किसकी जगह की बात हो रही है,
एलओसी वर्तमान की एलओसी थी, उसी के स्थान की बात हो रही है ना। तो एलओसी के स्थान पर युद्ध विराम सीमा हुआ करती। जिसको हम आज एलओसी कहते हैं। तो एलओसी जो सीमा है अपने पास में, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। ये विवाद कौन कौन से देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। पहले एक बार इसको समझना, दोबारा बाद में लिखना। एलओसी का विवाद, या फिर आपको पूछ ले पाक अधिकृत। देखो पाक अधिकृत कश्मीर का विवाद क्यों नहीं पूछेगा? पाक अधिकृत में ये पाक नाम है ना, उससे आप समझ जाओगे कि ये तो पाकिस्तान की बात है। इसलिए इतनी आसानी से ये शब्दांश नहीं उठा करे, इसकी जगह क्या दे सकता है? एलओसी। एलओसी विवाद कौन कौन से देशों के मध्य है? भारत। और एलएसी विवाद भारत और चीन। मतलब एलएसी का मतलब तो क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये विवाद कब का रहा है इसको समझना। एक बात, आजादी के समय का विवाद था। और हुआ क्या था देखना, आजादी के समय पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ करता था। आजादी के बाद में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर नाम का अलग भाग बना दिया, जो जम्मू कश्मीर का भाग था, और उसकी सीमा का नाम रख दिया था युद्ध विराम सीमा। 1972 में शिमला समझौते के तहत विवाद समाप्त करने के लिए इस सीमा को क्या नाम दिया गया? एलओसी। तो आज ऐसा मानते हैं कि एलओसी से इधर का जो भाग है वो पाकिस्तान का है और इधर का भाग है वो भारत का है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, अपने यहां पर याद रखना, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का जो मुख्य कारण रहा वो रहा विलय पत्थर। मतलब यहाँ का राजा हुआ करता था हरिश्चंद्र नाम का, और हरिश्चंद्र नाम के राजा ने एक विलय पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया था। दोबारा देखना, भारत की राजनीतिक स्थिति में मैंने आपको बताया होगा कि 565 रियासतों में से 3 ही रियासत वो थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, जिनमें एक तो जम्मू कश्मीर का भाग था, दूसरा अपने पास में जूनागढ़ का भाग था, और तीसरा अपने पास में हैदराबाद का भाग था। जूनागढ़ गुजरात वाला भाग रहेगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का भाग रहेगा, और जम्मू कश्मीर ये अपना केंद्र शासित भाग रहेगा। तो हैदराबाद को तो मिलाया गया पुलिस बल के आधार पर। एकीकरण का काम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और उस समय क्या वल्लभ भाई पटेल को लेकर बात करें तो उस समय क्या हुआ था, पुलिस बल के आधार पर जो हैदराबाद था उसको भारत में मिलाया गया था। बात करें जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया था, और विलय पत्र के आधार पर किसको मिलाया? कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को। उस विलय पत्र में हमारे पास जो मैप मिला वो मैप ऐसा दिया हुआ था भारत का, और उसके बाद में पाकिस्तान ने इस पर अधिकार किया। इसका मतलब ये बात तो निश्चित है कि ये पैसा मैप था, तो उस हरिश्चंद्र नाम के राजा का पूरा यहाँ तक क्षेत्राधिकार हुआ करता था, तभी ऐसा मैप बनाकर अगले ने दिया होगा। उसके बाद में पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये तो हमारा भाग है भाई। तो आज वर्तमान में इस जगह पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग मैं आपको बता रहा हूं वो पाकिस्तान के अधीन है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार का कार्य, टोटल कार्य, बाढ़, नागरिक नोगरिक सब पाकिस्तान के। मतलब ज्यादातर भारत में घुसपैठ करना, आतंकवादियों का आना यही कारण बनता है। पाक अधिकृत कश्मीर वाला विवादित पॉइंट रहा। दूसरी बात, हिमालय का क्षेत्र ये भाग रहा जिसकी वजह से ऊंची ऊंची या बड़ी बड़ी पहाड़ियां मान लो, या खाड़िया मान लो, या गाठिया मान लो। कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा कभी आपने। वो सब भाग यहाँ पर है जो पर्वतीय भाग है, जहां से आतंकवादी आसानी से घुसपैठ कर पाते। तो ये भाग पूरे भारत में विवादित बना होता है। अच्छा याद रखना, इसका क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में कब बनेगा? जब एग्जाम के समय किसी भी कारण वजह से ये विवादित रह गया। विवादित रहा तो एग्जामिनर इसी को करंट को आधार मानकर उठाएगा, या फिर आपके पास में मुख्य विवादित पॉइंट दे रखा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की स्थिति विस्तार के तहत पढ़ा जाता है, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। और क्या दूसरा विवाद पाकिस्तान के साथ वो देखो। 2 नंबर विवाद है पाकिस्तान के साथ सियाचिन दलीसी।
देखना, एक बार समझना, इधर देखो एक बार। ये अपना भारतीय भाग है। अब यहां अपना भारत का भाग है। आज वर्तमान में ये पूरा का पूरा भाग किसका है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ये अपने पास लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, आज बता रहा हूं, आज वर्तमान की बात बता रहा हूं आपको। और इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो देखना, ये जो भाग है, ये किसका है? कश्मीर का भाग है। तो ये मान लो कि कश्मीर है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। मतलब है यहां आपके पास ऐसा समझो कि ये एलओसी है, ये एलओसी। अब क्या हुआ भाई, ये एलओसी है, चलो ठीक है, इतना पाकिस्तान के पास में पाक अधिकृत कश्मीर है। लेकिन हुआ क्या, उसको ध्यान देना है एक बार। इन पाकिस्तान वाले लोगों ने क्या किया, यहां पर इस जगह पर एक कराकोरम नाम की पर्वत श्रेणी स्थित है। बताओ कराकोरम किस देश में आती है? कराकोरम कहां है? अरे भाई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, या भारत में है या नहीं है ना? इस कराकोरम पर्वत श्रेणी पर याद रखना, विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। 72 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा। इस सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, जो आपको परिपूर्ण मात्रा से भारत का दिखाई दे रहा है भाई, मैप में तो पूरा भारत का है। इस पर क्या हुआ, इन पाकिस्तान वाले लोगों ने अधिकार कर लिया। अब जैसे सियाचिन वाला भाग था, यहां पाकिस्तान के लोगों ने अधिकार किया, तो भाई भारत ने पहले तो पाक अधिकृत कश्मीर दे रखा है, फिर दोबारा यहां पर यदि पाकिस्तान वाले अधिकार करेंगे कराकोरम श्रेणी का जो सियाचिन है वहां पर, जहां बात करें तो अपने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम केटू या गोडविन आस्तीन पढ़ा होगा, कराकोरम श्रेणी में पढ़ा है, उसी चोटी के ऊपर पाकिस्तान ने अधिकार किया। और वहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है, उस पर पाकिस्तान ने अधिकार, अब अधिकार किया तो भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, 1984 में चलाया, और उसका नाम दे दिया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का एक ही टारगेट रखा था कि सियाचिन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत के जवानों ने वापस सियाचिन तक अपना अधिकार कर लिया। तो ये सियाचिन भी एक विवाद रहा है, आज भी वो पाकिस्तान एक ही बात कहता है कि सियाचिन तो हमारा है, आप लोगों ने तो युद्ध में जीत लिया ये बात। लेकिन वास्तव में मैप में देखा जाए तो सियाचिन कहां जा रहा था, भारत में। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने अधिकार किया, और हमने इसको वापस किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, सियाचिन, और सियाचिन किसके मध्य विवाद रहा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसको भी आप याद रखना एक बार। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट देखना, सियाचिन कराकोरम।
पर्वत श्रेणी का भाग है। दोबारा समझना, जैसे ही भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो मैं हिमालय से पहले एक पर्वत श्रृंखला पढ़ाऊंगा आपको, उसका नाम रहेगा ट्रांस हिमालय। याद रखना, हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय अलग है। हिमालय क्या है या फिर ट्रांस हिमालय क्या है, इसको एक बार समझना, वहां बहुत अच्छे लेवल में समझ में आएगा। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्पर 4 श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्पर, जिनमें कैलाश श्रेणी है वो तो चली जाती है चीन में, और इसके अलावा जो 3 श्रेणियां है वो है अपने भारत में। तो ट्रांस हिमालय में जो कराकोरम श्रेणी है वो भारत में, और इस कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन। इसका मतलब वो भी भारत में। कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन आस्तीन 8611 मीटर, वो भी भारत में। इस कराकोरम श्रेणी के सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के लोगों ने अपना अधिकार किया, और इसी अधिकार को वापस भारत की सेना ने अपने स्तर में वापस लिया, और वो लिया ऑपरेशन मेघदूत के तहत। तो याद रखना, कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, इसलिए सियाचिन भारत का है। इसलिए भारत का मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसा है, इसको ऐसे समझो आप ही भाई, कराकोरम पूरी की पूरी श्रेणी भारत में, यहां से लेकर कराकोरम प्रारंभ भी यहां से होती है, यहां से लेकर यहां जा रही है। पाकिस्तान की तरफ वो पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, तो ग्लेशियर पाकिस्तान का कैसे हो सकता है। भाई आप मुझे ये बताओ, ये बोर्ड पूरा आपके यहाँ पर उदयपुर में है, तो इस बोर्ड पर लिखी हुई बात जयपुर की कैसे हो सकती है, हो सकती है क्या। तो वही बात, कराकोरम पर्वत श्रेणी भाई भारत की है, तो सियाचिन ग्लेशियर तो भारत का होना ही है। अब जैसे ही पाकिस्तान ने इस पर अधिकार किया, दोबारा देखना, सियाचिन एक तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, इसलिए सियाचिन भारत का है। सियाचिन पर अधिकार पाकिस्तान के लोगों ने किया, जिस अधिकार को वापस भारत की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत जीता था। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान का अधिकार था। या अधिकार तो नहीं लिखू इसके बारे में, पाकिस्तान ने धोखे से अधिकार किया। सन 1984 ईस्वी में, देखना दोबारा समझना, सियाचिन जीतना इतना आसान नहीं था। कारण क्या था, ये पाकिस्तान था भाई, पूरी की पूरी बात। तो अब यहां से आप इस पर्वत श्रेणी के ऊपर हो, ये समझना एक बार, और भारत की सेना जाएगी तो इधर से जाएगी। अब ऑपरेशन मेघदूत चलाने का मतलब क्या होता है, इसको आप समझना अच्छी तरह से। कहीं पर भी कहीं ऑपरेशन चलाया जाता है, इसका मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा आक्रमणकारी कार्य होता है वो। नहीं तो छोटा मोटा आक्रमण होता है ना, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अब पाकिस्तान की जो सेना थी वो इस सियाचिन की चोटी के ऊपर खड़ी थी, और भारतीय सेना यहां पर नीचे तलहटी में खड़ी थी इसके। और इधर से यदि भारत की सेना जाएगी तो ऊपर चोटी वाले क्षेत्र से अच्छे से आक्रमण कर पाती थी वो, समझना। दूसरी बात, पीछे से पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए सैनिक और भी आ सकते। भाई इधर से तो भारत के पास एक ही रास्ता था जाने का, और इस चोटी पर खड़े हुए व्यक्तियों को हराना बहुत ही बड़ा काम हुआ करता है, ये समझना आप लोग। तो भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और उसके तहत ये बात नहीं है कि युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है, दोनों देशों के सैनिकों का नुकसान होता है, दोनों देशों के बारूद का नुकसान होता है,
लेकिन कुछ भी हो, इसके बावजूद भी हम लोगों ने कैसे जैसे कर कर वापस 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत कहां अधिकार कर लिया था? सियाचिन। उन्हें सियाचिन पर अधिकार किया। ये दूसरा विवाद रहा है। एक नंबर विवाद कौन सा बताया था, बताना एक बार मुझे। एलओसी। एलओसी का विवाद क्या था बताओ एक बार थोड़ा सा। एलओसी का निर्धारण कब किया ये बताओ पहले तो। कौन से समझौते के तहत? अच्छा ये बताओ, सियाचिन को वापस जीतने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, कब चलाया था? 1984 को, याद रह जाएगा। यानी मेरा मेन टारगेट ये है कि विवाद पूछ लिया जाए ना कि कौन कौन से देशों के मध्य रहा, वहां तक की बात आपको याद हो जानी चाहिए। अब उस विवाद में क्या है, इतनी ज्यादा बात याद करोगे ना आप, तब जाकर इतना ही याद रहेगा आपको कि कौन कौन से देशों के बीच में ये विवाद रहा होगा। देखना 3 नंबर बात मैं आपको बताऊं, उसके बारे में याद रखना, सरकरीक विवाद। देखना एक बात बताऊं, यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती और ये अक्षांश रेखा आपके पास 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर यदि मैं आपको बात बताऊं तो समझना यहां से, इसका जो ये दक्षिणी भाग है, ये जो भाग है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। इसको हम बॉम्बे प्रांत कहते थे, ये भाग पूरा बॉम्बे प्रांत में था। और इसका जो ये उत्तरी भाग है, ये पाकिस्तान का भाग, ये पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, जिसको सिंध प्रांत कहते थे। अब 24 डिग्री के ऊपर का भाग, इधर का भाग ऊपर में किसका है? सिंध प्रांत, मतलब पाकिस्तान का। और इसका जो दक्षिण का भाग है, जिसको लेकर ये कंप्लीट बात कर लो, यहां तक की बात भाई, 24 डिग्री से पूरा का पूरा नीचे अरब सागर में भी भारत का हिस्सा है। तो अब 24 डिग्री के दक्षिण का भाग किसका है? भारत का। और 24 डिग्री के ऊपर का भाग किसका है? पाकिस्तान। इन पाकिस्तान वाले लोगों ने क्या कहा, देखो यहां ध्यान देना, एक बात और समझना इसको एक बार है। ये जो भाग है अपने पास में, ये भाग, ये भी भारत का ही, ये भी भारत का ही, जो 24 डिग्री के समानांतर होते हुए गुजरता है। ये भी भारत का। तो भारत देखो, ये 24 डिग्री जिस स्थान से गुजर रही है ना, वो स्थान कौन सा है? सरकरी। देखा आपने, कभी पढ़ा होगा भारत की स्थिति में, मैंने पहले भी बताया होगा कि भारत का सबसे पश्चिमतम पॉइंट है वो गुजरात राज्य में सरकरी गौर माता नाम का है, बताया था। उसी सरकरी को लेकर विवाद रहा। क्या रहा? ये मतलब सरकरी से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, पहले तो ये बात रखना। तो एग्जाम में आपके पास सरकरी विवाद का नाम नहीं देकर ये पूछ ले कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से देशों के मध्य विवादित है, तो भी क्या बताओगे? भारत और पाकिस्तान।
एसएससी जीडी की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से देशों के मध्य विवादित पॉइंट रहा है। तो कौन कौन से देश रहेगा, एक तो अपना भारत है और दूसरा देश कौन सा रहेगा, नाम मत लो, आप समझना। तो भारत क्या कहता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर का भाग पाकिस्तान का है, मतलब जो सिंध प्रांत में आता है। ये पाकिस्तान क्या कहता है कि इसके दक्षिण का भाग है वो अपने पाकिस्तान का ओर है, का मतलब इसके दक्षिण का भाग पाकिस्तान का नहीं है। और पाकिस्तान कहता है कि सरकरीक हमारा है। देखना, जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है जिसको लेकर बात करें तो गुजरात में सरकरी गौर माता का नाम सुना है, वह बिंदु भारत का है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु माना गया। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये भी हमारा है, भाई ये आपका है तो फिर विवाद करो। तो इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है या सरकरीक विवाद रहा है जो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सरकरीक विवाद का मुख्य कारण क्या है, देखना। सरकरीक, क्रीक क्या होता है, क्रीक, ये देखो यहां देखा होगा गुजरात में ऐसा बना हुआ दिखाई देता है। तो दोबारा ध्यान देना, ये जो भाग होता है, जो इसका आंतरिक भाग होता है, ये भाग आंतरिक भाग, ये भाग इधर का भाग होता है। तो ये स्थल का भाग होता है। इन स्थल वाले भागों के बीच में ये जो गहराई की ऐसी लाइनें बनी हुई होती है ना, उसको क्रीक कहते हैं। तो यहां इस भाग को हमने क्या नाम दिया है, सरक्रीक नाम दिया है। तो सरक्रीक या फिर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर दिशा में पाकिस्तान का सिंध प्रांत दक्षिण दिशा में भारत का बॉम्बे प्रांत। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बॉम्बे प्रांत हमारा है। बताओ भाई, देखो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी बना रखा है हम लोगों ने, उसको कह रहा है कि ये हमारा है। भारत का महानगर है उसके बारे में कह रहा है कि हमारा है। भाई कौन मानेगा इसकी बात, फालतू पकड़ का विवाद करने वाला देश लगा या नहीं लगा। तो यहां देखना इसने क्या कहा, दक्षिण दिशा में बॉम्बे प्रांत है। पाकिस्तान के अनुसार सरकरीक व बॉम्बे प्रांत अर्थात 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण का भाग पाकिस्तान का है। जो भारत के अनुसार गलत है। इसीलिए यह बिंदु दोनों देशों के मध्य विवादित बिंदु।
देखो एक एक महानता वाली बात बताऊं आपको, सोचना एक बार। पाकिस्तान ने गुजरात में यहां पर आक्रमण किया, पाकिस्तान का पंजाब में भी आक्रमण रहेगा, कश्मीर में भी आक्रमण रहेगा, लद्दाख में भी आक्रमण रहेगा। क्या पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा राजस्थान नहीं बनाता? नहीं बनाता क्या? करके देखो ना एक बार। अरे आक्रमण करने की तो दूर की बात है, एक बार राजस्थान की तरफ अंगुली करके देखो ना। आज तक का इतिहास है, राजस्थान वाले क्षेत्र में उसने कभी भी आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। कारण क्या है? एक बार जरूर किया था उन लोगों ने, जिंदा कारतूस यानी बम फेंके थे। लेकिन तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में सुना है, आज भी वो जिंदा बम वहां पड़े। मतलब है इनके द्वारा फेंके गए जिंदा बम थे ना, वो भी विस्फोट नहीं हुआ माता जी के कारण। सैनिकों की देवी कहते हैं तनोट माता को, याद रखना जैसलमेर में। दूसरा कारण क्या है? मिट्टी के दोहरे है यहाँ। पर्वतीय भागों में अलग अलग खाड़ियां बनी हुई है, तो जाकर छुप जाते हैं लोग। यहां कहां छुपेगा? कहां छुपेगा? कोई जगह नहीं है छुपने की। वास्तविकता तो यह है, एक बार क्या हुआ था, मैं कोई ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहा था तो कोई एक जवान था अपने बीएसएफ का, तो मतलब जोधपुर से आ रहा था मैं, नहीं नहीं बात जैसलमेर से, रामगढ़ से कोई बीएसएफ कैंप से आ रहा था मैं भी, तो वो भी वहीं से आ रहा था। तो अब क्या हुआ, उस जवान बैठ गया, तो एक ही सीट पर आगे पीछे बैठे थे, तो मैंने उससे बातें करना प्रारंभ कर दिया। तो उसने मतलब बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बहुत बड़े बाल थे उसके। तो मैंने कहा उनको, भाई साहब क्या काम करते हो? कि भाई मैं तो आप बीएसएफ में हूँ। यार बीएसएफ में हो, फिर इतना बड़ा ये मामला कब सेट होने लग गया? आप फौजियों के तो ये छोटे छोटे कर देते बाल बूल रहे से करके। तो उसने कहा कि भाई मेरा कारण दूसरा, मुझको बता दे यार भाई क्या कारण है, सुन लेता हूँ मैं भी। तो फिर उसने ये कहा कि ये जो अपने पास राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगी है, हमें आदेश है कंप्लीट रूप से कि हम पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं जा सकते। मतलब जाना आना बंद कर रखा, इससे विवाद हो जाता है। इसलिए वो अपनी सीमा में रहेंगे, हम अपने में रहेंगे। सुरक्षा करना अपना भी काम है, उनका भी अपना काम है। इधर से एक पाकिस्तान का टपोरीवाद आदमी आया था, और उसने आकर आते गालियां देना प्रारंभ कर दिया था। अब हम 2 4 5 7 सैनिक थे, तो हम सुन रहे थे। हमने उसको कह दिया भाई चुप हो जा मत, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, और क्यों बिना फालतू में पीटने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वह नहीं मान रहा था, फालतू में या तो कोई शराब पिया हुआ था, ऐसे करके गालियां दे रहा था। हमने क्या किया, तारबंदी लगी हुई थी, तो तारबंदी में थोड़ा सा करंट रंट लगा हुआ होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो उस तारबंदी के नीचे से मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाकर हम नीचे से घुस गए और जाकर पकड़ लाए उसको। इधर लाकर उसकी अच्छी धुलाई की। तो अब क्या हुआ, उसके बाद में पकड़े गए। मतलब बड़े अधिकारी देख लेते हैं, तो अधिकारियों ने देखा तो हमारे उधर मतलब पैरों के निशान मिल गए, उसको घिसा हुआ घसीट के लाए थे, वो निशान मिल गए, तो हमें लाइन हाजिर कर दिया था। तो कुछ दिनों के लिए हमें भी तारबंदी में रखा गया था। इसकी वजह से ये बढ़ गए मेरे, मतलब 2 3 साल की जेल हुई थी उसकी। तो ऐसा करके क्या होता है, इनको पता है कि गोली चलाना तो दूर की बात है, यदि गाली भी निकाल देंगे तो ये दौड़ के पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि जगह पड़ी है भाई, आराम से दौड़ सकते हो। कोई भागता हुआ नजर आ जाएगा 2 किलोमीटर में कि वो भाग रहा है, तो इनमें पर्वतीय भागों में कहीं नहीं नजर आएगा, पास में भी बेटा तो नहीं नजर आएगा। इतने ज्यादा पर्वत पहाड़ियां मतलब खड्डे बने हुए हैं, जंगली जानवर ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो छुपने की अच्छी जगह मिल जाती है उन लोगों को। इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, इधर सब कुछ साफ स्पष्ट है। 2 4 किलोमीटर तक तो दौड़कर, जिसके मतलब क्या होता है, आर्मी वालों को दौड़ करवाने का रीजन भी ये होता है कि कोई भाग रहा तो बाकी पकड़ लो। ये अपनी जो सैनिक सब लगे हुए हैं ना, वास्तव में मेहनती सैनिक है, जिन लोगों ने बात करे तो 5 मिनट में 2 किलोमीटर की रेस मारी है। और अपने पास में 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेस होती है ना, ये तो डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती है, कागजों में लिखी जाती है, नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। वास्तव में क्या होता है, आर्मी का दौड़ होती है, 500 लड़के जुड़वाते हैं, पेस्ट में 15 लड़के आ गए ना, वो 4 मिनट में वही पास है, फिर तो आगे भीड़ हटा देगी, मतलब रास्ता खींच लेते हैं वो लोग। तो मतलब वहां उन 500 लड़कों में तेज दौड़ने वाले लड़के, और तो फिर दौड़ने की क्या कमी थी भाई इनमें? तो मतलब मैं आपको बताऊं, वास्तव में तो बहुत ही अच्छी दौड़ होती है आर्मी के जवानों की। इनकी बात करो ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जवान बनाते हैं। पाकिस्तान में कोई बनना ही नहीं चाहता है, फौज में जाना ही नहीं चाहता है, कोई सैनिक ही नहीं बनना चाहता वहां। तो इस प्रकार के वो सैनिकों का वही रिजल्ट मिल रहा है इनको। अगला विवाद बताऊं, देखो एक बहुत ही अच्छा विवाद है, बहुत ही प्यारा सा विवाद है। सिंधु नदी विवाद।
सिंधु नदी विवाद। देखना अभी समझना, आपको समझ में आएगा ये क्या विवाद। एक नदी बहती है जो चीन से आती है, एक हिमनद है यहाँ पर कैलाश पर्वत में, बोकरचू हिमनद, लद्दाख में जोधपुर और कराकोरम श्रेणियों के मध्य से, और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ऐसा करके चली जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो नाम की सभ्यता सुनी है ना, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। अब क्या होता है, इस पाकिस्तान में इस सिंधु नदी में मिलने वाली जो नदियां होती, वो भारत में एक तो यहां से जाती झेलम नाम की नदी, एक यहां से जाती है चिनाब नाम की नदी, एक यहां से आती है सतलज नाम की नदी, एक यहां से आती है रावी नाम की नदी, एक यहां से यही मिल जाती है व्यास नाम की। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार लेवल का। ये क्वेश्चन जो सही करता है वही मेन मेरिट में जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये तो सब बता देते, ये आपके पास 3-4 जगह काम है। ये सतलज नदी है, वो भी अपने पास में चीन से आती है, कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील, राक्षस ताल से आती है। तो नदियों में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कौन सी नदी कहां से आ रही है, कहां जा रही है। अभी तो आपको केवल और केवल क्या याद रखना वो देखो। एक तो याद रखना इस नदी का नाम है, वो नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है सतलज नदी। इसका नाम है झेलम नदी। इसका नाम है चिनाब नदी। इसका नाम है रावी नदी। इसका नाम है व्यास नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां होती है ना। ये देखो सिंधु को छोड़कर ये 5 नदियां, 1 2 3 4 5, इन 5 नदियों को पंच नद कहते हैं, जिसके नाम पर पंजाब का नाम रखा। इन पंच नद में शामिल एकमात्र व्यास नदी है जो अपना जल सीधा पाकिस्तान नहीं पहुंचा रही। पंच नद की कौन सी नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती है, तो क्या बताओगे? व्यास। और सब देखो ये जाती तो है लेकिन सतलज के बाद में जाती है। अब क्या हुआ, इन नदियों के जल में विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई भारत वालों ने अलग अलग जगह बांध बनाकर परियोजनाएं चलाकर इसका पानी रोक लिया और ये पानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में नहीं पहुंच रहा है। तो ये विवाद रहा, सिंधु नदी विवाद के नाम से जाना गया, क्योंकि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां सभी इससे सिंधु नदी विवाद में शामिल होती है। अब क्या हुआ, उस समय की बात है जब मैं आपको बताऊं, जब ये विवाद हुआ था ना, इस विवाद की बात करें तो इस विवाद के समय हमारे पास में समझौता करवाने के लिए एक तो विश्व बैंक का सहयोग रहा था और एक नॉर्वे का राष्ट्रपति था रेमेंड नाम का, उसका भी सहयोग रहा था, मतलब उसकी भी अध्यक्षता में। तो इसकी समझौते में कौन कौन था, एक तो विश्व बैंक, सिंधु नदी विवाद 1960 का विवाद है ये। इसमें एक तो बात करें तो नॉर्वे का राष्ट्रपति रेमेंड था और एक विश्व बैंक था। उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, भारत का तो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का अयूब खान, दोनों के मध्य हस्ताक्षर करवाए गए थे। और दोनों से क्या हस्ताक्षर करवाए गए, देखना, उन दोनों को कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी बताओगे? सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 है ना। ऊपर की 3 नदियां और इन तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दो और 20% भारत रख लो।
इसके बाद नीचे की 3 नदियां कौन सी, रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% पानी भारत में रख दो और 20% पाकिस्तान को। तो सिंधु जल विवाद या सिंधु नदी विवाद कब हुआ था, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, 1907 में। इस विवाद में क्या हुआ था याद रखना पड़ेगा। देखो विश्व बैंक व नॉर्वे के राष्ट्रपति रेमंड की अध्यक्षता में इसका समाधान किया गया। इस पर वेरी मोस्ट करके याद रखना, भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया, जवाहरलाल नेहरू ने। वह पाकिस्तान की ओर से अयूब खान हस्ताक्षर किया। पहली बात तो ये जो समझौता हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो विश्व बैंक और नॉर्वे के राष्ट्रपति रेमंड की अध्यक्षता में। और समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया भारत की ओर से, जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। क्या कहा इसमें, ये बात समझना एक बार यहां से अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का बनता आपके पास में, कई बार पूछा जा चुका, नदियों को आधार मानकर पूछ लेता। इसके तहत एक तो नदी का नाम क्या है, सिंधु, झेलम और चेनाब नदी। इधर रावी, व्यास और सतलज। 3 नदियां हो गई दोनों तरफ। इसमें यह हुआ कि इन तीनों नदियों का 80% जल कहां जाएगा, पाकिस्तान के पास, और 20% जल भारत के पास। अभी कुछ दिन पहले एक विवादित बिंदु चला था, उसमें भारत के कई लोगों का कमेंट था कि भारत इन नदियों का जल क्यों नहीं रोक रहा है, भाई पाकिस्तान क्यों जाने दे रहा है। उन लोगों को यह नहीं पता था कि भारत ने पहले हस्ताक्षर किए थे इसलिए जाना दे रहा है। मतलब कुछ दिन पहले विवाद हुआ था ना, तब कहा था कि मोदी सरकार कह रही है कि पाकिस्तान में मतलब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये चीजें भेज देंगे, वो करेंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब कर देंगे, लेकिन आप जल कभी भी नहीं रोक सकते हो। ये ध्यान देना, यूएनओ का एक गठबंधन रहा है जिसमें कहा गया कोई भी देश किसी भी नदी का जल नहीं रोक सकता। यदि आप पाकिस्तान जाने वाली नदियों का जल रोक रहे हो तो ये चीन से आने वाली नदी है, वो चीन इसका भी जल रोकना जानता है। समझ में आ रही है मेरी बात। चीन से यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, उसका भी जल रोका जा सकता है। चीन से सतलज नदी आ रही है, उसका भी रोका जा सकता है। तो जल रोकने का काम है, मतलब नदी के आपको जल को रोकने का काम किसी भी देश को नहीं करना, ये मतलब यूएनओ का आदेश रहा है। इसलिए जल रोकने का काम कभी भी नहीं कर सकते। अपने विवाद को अपने स्तर पर ही समझाओ। इसके बाद देखो ये जो 3 नदियां है इसमें 80% जल
और 20% जल पाकिस्तान की। तो ये दोनों बात अब देखना, यहां से मेन बात क्या है। एक तो अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, इन देखना ये बात पूछे ना कि हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ या किन किन देशों के मध्य, यहां पर मतलब विवाद रहा। सरल लेवल का क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं। मेन बात एग्जाम में कंफ्यूज क्या करेगा, मेन मेरिट तक कौन सा क्वेश्चन आपको पहुंचा सकता है, तीन तीन नदियों का नाम। मतलब क्या कहेगा, आपके पास में चार ऑप्शन लिखेगा, उसमें से साफ स्पष्ट रूप से ये पूछा जाएगा, निम्न में से सिंधु जल समझौते के तहत भारत को 80% जल कौन सी नदियों के भाग का मिलता है। एक नंबर ऑप्शन देगा सतलज व्यास चीनाब, दो नंबर देगा रावी व्यास झेलम, तीन नंबर देगा सिंधु झेलम सतलज, चार नंबर देगा रावी व्यास सतलज। तो ये नदियां याद रखना बहुत कठिन है, मेरी बात सुन लेना। इनको कैसे भी करके आप यदि इसी क्रम में नदियां याद रखते हो तो एक फायदा और होता है आपके पास में। सिंधु नदी तंत्र का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए, तो देखो सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, यही तो क्रम है, दक्षिण से उत्तर में भी यही क्रम है। तो दो क्वेश्चन तो क्रम के याद हो गए, एक ये क्वेश्चन याद हो गया। पंच नदी में शामिल नदियां झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु को छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन याद हो गया। तो मतलब ये क्रम याद रहने से आपके पास आने वाली एग्जाम के 4-5 प्रकार के क्वेश्चन है वो अच्छे से याद हो सकता है। कि जितना याद है उतना तो यहाँ याद करने की कोशिश करना, और इसके अलावा एक्स्ट्रा याद है वो आपको जैसे नदियां बताऊंगा भारत की, उस समय अलग अलग नदियां अलग अलग बतानी पड़ेगी। बड़ी नदियां है, सहायक नदियां बतानी पड़ेगी, इनकी परियोजनाएं बतानी पड़ेगी, इनकी योजनाएं बतानी पड़ेगी, सब बात करनी पड़ेगी। तो वहां इन सब को लेकर हम बात करेंगे, उस जगह पर मैं आपको और अच्छे लेवल में यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात और याद रख लेना, थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको, ध्यान देना। इस झेलम नदी पर यहां एक परियोजना है तुलबुल नाम की परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना है ना, ये अपने भारत में और भारतीय लोगों ने ये परियोजना बनाई है, भारत सरकार ने ये परियोजना बनाई। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप परियोजना बना रहे हो, नदी का जल रोक रहे हो, इसका मतलब ये परियोजना विवादित बनी या नहीं बनी, बन गई ना। तो तुलबुल नाम की परियोजना है, वो भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित। एक परियोजना और है जिसका नाम है बगलीहर नाम की परियोजना। तुलबुल और बगलीहर परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। एक परियोजना चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। चिनाब नदी पर एक परियोजना है चमेरा नाम की परियोजना, यह भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। याद रखना झेलम नदी की एक छोटी सहायक नदी है, और ये झेलम नदी की छोटी सहायक नदी है वो पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आज वर्तमान के लद्दाख में मिल जाती है अपनी झेलम नाम की नदी में। जब ये पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान में इसको नीलम कहते हैं। मतलब कौन सी नदी आती है, नीलम। ये नीलम नाम की नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो हम तो उसको किशन गंगा कहते हैं। मतलब नीलम का ही भारत में क्या नाम रहेगा, किशन गंगा। तो इस किशन गंगा नाम की नदी पर यहां एक परियोजना है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। याद रखना किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना। अब फिर पाकिस्तान विवाद कर रहा है कि भाई पाकिस्तान ये किशन गंगा परियोजना क्यों बना दी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक तो विवाद रहा है सिंधु जल विवाद, दूसरा विवाद रहा है किशन गंगा, तीसरा विवाद रहा है तुलबुल, चार नंबर का रहा है अपने पास में मुख्य रूप से बगलीहर, 5 नंबर का सलाल परियोजना, 6 नंबर का चमेरा परियोजना। ये भी विवादित पॉइंट रहे भारत पाकिस्तान के मध्य। तो देखना अगला पॉइंट में ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए आपको भी, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना। विवादित परियोजनाएं कौन कौन सी रही है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। एक नंबर की परियोजना रही है विवादित किशन गंगा परियोजना।
2 नंबर की परियोजना है तुलबुल परियोजना। तीन नंबर की परियोजना है बगलीहर परियोजना। चार नंबर की परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। पांच नंबर की है चमेरा परियोजना। बहुत अच्छी जगह ध्यान गया रहे। सलाल परियोजना अब आया। अच्छा, मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आएगा। किशनगंगा परियोजना पाकिस्तान की नीलम नाम की नदी है, उसको हम किशनगंगा नदी कहते हैं, और उस पर परियोजना उसको भी किशनगंगा परियोजना कहते हैं। तो किशनगंगा परियोजना की नदी कौन सी है, क्या नाम है? किशनगंगा नदी। तुलबुल परियोजना की नदी कौन सी है? झेलम नदी। बगलीहर परियोजना की नदी कौन सी है? तुलस्ती परियोजना की नदी चिनाब नदी पर है। चमेरा परियोजना की नदी यह भी चिनाब नदी पर है। और सलाल परियोजना की नदी भी चिनाब नदी। है कहां? जम्मू कश्मीर में, याद रखना ये परियोजनाएं है कहां? आज वर्तमान में कश्मीर और लद्दाख हो गए। कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये विवाद अपने पास में पाकिस्तान के विवाद रही। एक बार दोबारा देखना आप लोग इसको और बाद में लिखना, पहले दोबारा समझना इसको। सबसे पहला विवाद एलओसी का विवाद है, इसको हमें पाक अधिकृत कश्मीर का विवाद भी कहते हैं। मतलब एलओसी विवाद है, इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? पाक अधिकृत कश्मीर का विवाद। समझना इसमें क्या हुआ था, आजादी के समय को लेकर बात करें, आजादी के समय वर्तमान का पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर जैसे ही पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना अधिकार किया, तो शिमला समझौते के तहत हम लोगों ने यहां दोनों के मध्य की जो रेखा थी उसका नाम एलओसी रखा था, और इससे पहले इसको हम युद्ध विराम सीमा के नाम से जानते थे। के बाद में 2 नंबर याद रखना है सियाचिन को लेकर। तो सियाचिन एक कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग था। कराकोरम का भाग पाकिस्तान का नहीं, अपने भारत का भाग है। तो कराकोरम में यदि सियाचिन है तो सियाचिन भी भारत का था। सियाचिन पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार किया था, जिसको भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत वापस से जीत लिया था। याद रखना सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत का संबंध बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तीसरी बात, सरक्रीक तो पाकिस्तान कहता है सरक्रीक के नीचे, मतलब सरक्रीक को 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहता है। पाकिस्तान ये कहता है सरक्रीक के नीचे पंजाब प्रांत भी हमारा भाग है। भारत कहता है कि नहीं, सरक्रीक के ऊपर का जो आपके पास में भाग है वो केवल सिंध प्रांत का है।
ये पंजाब प्रांत तो किसका भाग है, सॉरी सिंध प्रांत का है, ये बॉम्बे प्रांत तो किसका भाग है, भारत का भाग। और ये जो भाग है वो है सरकरी। इसको लेकर भी विवाद रहा है। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें, ध्यान देना ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछा हुआ है, नदियों को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के समाधान के तहत भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था, और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। इसमें क्या कहा, सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% भारत, रावी व्यास सतलज का 80% भारत और 20% पाकिस्तान। विवादित परियोजनाएं कौन सी रही है, तो एक नंबर क्या बताओगे, 2 नंबर है बगली तुलबुल, 3 नंबर है बगली है, 4 नंबर है दुलस्ती, 5 नंबर है चमेरा, 6 नंबर है सलाल। एक नंबर का नाम बताओ, दोबारा लिखना बाद में। एक नंबर है किशन गंगा, 2 नंबर है तुलबुल, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। पहले तो मुझे एक नंबर पर यह बताओ सबसे पहला विवादित पॉइंट कौन सा रहा है, एलओसी। एलओसी ना आए तो क्या समझोगे, पाक अधिकृत कश्मीर। 2 नंबर पर है सियाचिन। 3 नंबर का विवाद कौन सा रहा अपने पास, 4 नंबर के विवाद को लेकर बात करें तो, और 5 नंबर का विवाद किसका रहा, परियोजनाओं का। 1 नंबर परियोजना किशन गंगा, 2 नंबर है तुलबुल, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। देखना ये 6 परियोजनाएं संख्या में ज्यादा है और लड़के इसको आसानी से याद नहीं कर पाता है, एग्जामर को भी ये पता है। एग्जामर यहां से किसी न किसी परियोजना को लेकर क्वेश्चन बनाएगा, यानी दुलस्ती नामक परियोजना कौन कौन से देशों के मध्य विवादित है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो अब आप मुझे एक बार ये बता दो सबसे पहला विवाद किसका बताया था, एलओसी। एलओसी ना आए तो, अच्छा इस एलओसी की जगह पहले सीमा हुआ करती थी, उसका क्या नाम था, युद्ध विराम सीमा। ये बताओ एलओसी का निर्धारण कब किया था, 1972 में किस समझौते के तहत हुआ था, शिमला समझौते के तहत। ये बताओ सियाचिन विवाद क्या विवाद है, अच्छा मुझे तो यह बता दो सियाचिन को भारतीय सेना ने दोबारा पुनः उस पर अधिकार किस ऑपरेशन के तहत किया, ऑपरेशन मेघदूत कब की बात है, 1984 की बात, याद हो जाएगा। ये बता दो भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने डिग्री अक्षांश का विवाद है, 24 डिग्री का दूसरा नाम सर करीक बता देना, क्लियर हो जाएगा। यह बता दो किस नदी के विवाद को लेकर बात हो रही है, सिंधु नदी विवाद कब हुआ था, 1960 में। भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किया और पाकिस्तान की ओर से किसने, अयूब खान ने। अब ये अयूब खान का नाम लिखो, लिखो जल्दी करो, जो बात साथ साथ लिख रहे थे वो ठीक है, कुछ 19-20 तो इसको और सुधार के लिखना है। देखना ये बात करें मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ है या चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तीनों देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां अपने लगने वाले राज्य, इन देशों में क्या क्या विशेषता है, अपने राज्यों की क्या विशेषता है, सीमा की लंबाई कितनी है, कब निर्धारण किया, किसने किया, क्या नाम है, सभी बातों को लेकर बात हुई है। क्या क्या विवाद रहा तीनों देशों में, पूरा कंप्लीट बात हुई है। अब आपके पास भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, इनके साथ में ज्यादा विवादित पॉइंट नहीं है, एक एक दो लाइन की विशेषता है, कोई ज्यादा विशेषता वाली बात भी नहीं है। यानी याद रखना क्वेश्चन बनेगा तो इन तीनों से बनेगा, अच्छी विशेषता यहीं पर है तीनों के पास में। इसके बाद में कुछ अपने पास में चैनल है, जैसे बात करें 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है। पाक जल डमरू मध्य को लेकर पूछा जाता है, आदम ब्रिज या एडम ब्रिज या राम सेतु, नाम सुना होगा, रामेश्वरम द्वीप, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो थोड़ी सी बात और अन्य विशेषता वाली वो भी करके पूरा स्थिति विस्तार मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर देगी।
फिर स्थिति विस्तार का पॉइंट कंप्लीट होगा और उसके बाद ही हम नया टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश को लेकर। याद करते रहना साथ साथ में। जितने भी छोटे मोटे मैप होते हैं वो बना लिया करो, फायदा रहेगा। अभी बता रहा हूं, मैप बनाओगे अच्छा याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रह जाएगा, दोबारा रिवीजन करोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। लालच करके मैप नहीं बनाते हो ना तो दोबारा याद नहीं होता है, फिर उसको रटना ही पड़ता है। ध्यान देना इसी बातों को, ज्यादा समय तक याद करना है तो मैप बनाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होता, रंग बिरंगा बाद में बना लिया करो, एक बार छोटा सा जैसा बनता है वैसे जल्दी से बना लिया करो। अच्छे नोट्स स्थायी रूप से एक बार ही बना लेना, बार बार नहीं बनाना है। इसके लेवल में कोई कमी नहीं है। राजस्थान में किसी की एग्जाम देना, जो अच्छा लगे वो दे देना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, ये कन्फर्म समझ लेना। एक बार ही पढ़ लेना चाहिए, महीना 20 दिन ज्यादा लग जाए, बार बार पढ़ने वाली उलझन बंद कर लेना। हाँ, 4:30 बजे तो बढ़ो आगे। इनका भी नाम लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा। देखो, ये तो है अपने पास लद्दाख, ये है कश्मीर, ये भाग है सियाचिन, ये भाग है पाक अधिकृत कश्मीर। एक बात का ध्यान देना, इधर भी बात करें तो यहाँ अक्साई चीन है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको, तो उसको भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, वो अक्साई चीन का भाग रहेगा। इतनी दूर पर चीन वालों ने अधिकार और कर रखा है, ये जो भाग है ना, इस पर चीन ने अधिकार कर रखा है, ये जो मैं बना रहा हूं, और चीन ने अधिकार करके इसका नाम अक्साई चीन रखा है। बढ़ जाओ आगे। आगे 4:30 बजे क्लास है ना, तो थोड़ा सा एक बार आप जल्दी से फोटो ले लो, बाद में लिख लेना इसको, नहीं तो आगे की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। बढ़ो आगे। पीछे लिया सभी ने फोटो? भाई एक बार आप बैठ जाओ जी, पीछे वालों को फोटो ले लेने दो, 1 ही मिनट की बात है भाई। बढ़ो आगे।